हेलो स्टूडेंट्स। मैं नीरज कुमार सिंह पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश एकेडमी पे। और हम लोग धीरे धीरे चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को आपने वीडियो लेक्चर में देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, आपका बहुत सारा प्यार भी मिल रहा है। इसके लिए जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं अपने तरफ से, पूरी एकेडमी की टीम की तरफ से। और जो आज का चैप्टर है हमने एक लेक्चर वर्ब पे दिया हुआ था, जो कॉन्सेप्चुअली मैंने उसको थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था। हमारे वर्ब पे कम से कम 6-7 वीडियोस, क्योंकि वर्ब एक ऐसी टॉपिक है जिसपे आपको हर तरह से सवाल पूछे जाते हैं। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें वर्ब का बड़ा रोल है। चाहे वर्ब वर्ब पे अगर सवाल करें तो हम वॉइस पे भी देखेंगे, नरेशन में भी देखेंगे, नाउन प्रोनाउन पे जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं तो वहाँ पर भी वर्ब का प्रयोग है। फिर इसके बाद आपका कंजंक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ भी वर्ब के देखते हैं कि कंजंक्शन एक हमारा ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो हमारा सच्चा दोस्त कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि वर्ब्स की कौन कौन एरियाज हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम बेसिक्स को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और उसको कैसे अप्लाई किया जाए तो इस चीज को हमको जानना है। कंपटीशन लेवल पे आपको जो सबसे बड़ी, जो भी बच्चे चाहे जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह बैंकिंग की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, इवन टीजीटी पीजीटी इंग्लिश में आती, जो भी, क्योंकि ग्रामर तो एक होता है सबके लिए, हाँ लेवल उसका ज़्यादा या कम हो सकता है। तो आज हम अपने इस पाठशाला में वर्ब की दूसरी जो वीडियो में लेके आ रहा हूँ उस पर आप जो है कायदे से आइए, इस पे हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। और चीज़ों को, जब तक आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, आप देखिएगा दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं अपने शब्दों के कारण हुए हैं। उनके शब्दों का चयन इतना अच्छा रहा है कि उससे उनको जो है प्रशंसा मिली है, सफल हुए हैं। आप पढ़ते बहुत कुछ हैं, अगर हम कह दें वर्ब क्या है तो आप जरा सा भी उसको एक्सप्लेन करने की स्थिति में होते नहीं हैं। तो इसलिए वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनिए, आपके पास पहुंच जाता है, कई बार उसको आप आगे पीछे भी करके देख सकते हैं। तो थोड़ा लिखने का जो प्रोसेस है वीडियो के समय साथ साथ में कीजिए, देखते रहिए, बातों को भी सुनते रहिए। टीचर कभी लिख रहा होता है, बोल भी रहा होता है, तो आपका दोनों, जब टीचर फंक्शन कर रहा होता है तो उस स्थिति में आप उसको बहुत अटेंटिवली सुनिए और चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करिए। आइए समय न बर्बाद करते हुए हम अपनी मुख्य बात पे आते हैं। वर्ब की चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था, उसकी भूमिका को बताया था। देखिए, जो वर्ब से सवाल आते हैं, देखिए वर्ब का सवाल जो है आपका नाउन और प्रोनाउन पे भी आता है। जब एग्रीमेंट करते हैं तो उस पे वर्ब से सवाल आपका एडजेक्टिव बेस्ड भी होता है। वर्ब पे सवाल आपका एडजेक्टिव से भी होता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जो एडजेक्टिव में दूसरे होते हैं और भीतरी फॉर्म में दूसरे होते हैं, सवाल वहां से भी आते हैं। वर्ब का रोल एडवर्ब में भी होता है, एडवर्ब से भी सवाल आता है। फिर वर्ब का आप अगर हम देखें तो वॉइस से भी आता है। अगर आपको वर्ब की जानकारी नहीं होगी, अगर आप वर्ब के बारे में नहीं जान पाए, क्योंकि वर्ब ही तो टेंस को निर्धारित करता है, तो आप वॉइस, जब तक आप टेंस नहीं समझेंगे आप वॉइस नहीं कर सकते। उसी तरह से आपका नरेशन भी होता है। जो नरेशन होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उस पे भी सवाल आता है। तो कहने का मतलब कि इंग्लिश ग्रामर में करीब 70% हम वर्ब को लेके मानते हैं, क्योंकि वर्ब जो है पूरे ग्रामर का एक हार्ट होता है। देखिए बहुत सारे लोग हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट माने तो चोट पहुंचाना होता है, हार्ट अटैक होता है। तो बहुत सारी चीजें आप आम बोलचाल की भाषा में भी गलत प्रोनाउंस करते हैं, और जो प्रोनाउंसिएशन होता है वह आपका भी ठीक नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ों को हमको ध्यान देना है। आइए, तो वर्ब
मैंने बताया था कि वर्ब से इन इन एरियाज में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। वर्ब पे जो सवाल होगा वह आपका वर्ब से सवाल इस नरेशन पे भी पूछा जा सकता है। आपका नाउन और प्रोनाउन पे भी सवाल आ सकता है। वॉयस से भी सवाल आता है। एडवर्ब पे भी सवाल पूछे जाते हैं और एडजेक्टिव से भी सवाल पूछा जाता है और क्वेश्चन टैग में भी वर्ब का इस्तेमाल होता है। यानी आप जहां पर भी देखेंगे, कंजंक्शन भी देखेंगे, तो जितने भी मेजर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वहां वर्ब जो है पिविटल रोल अदा करता है। वर्ब प्लेज ए वेरी वाइटल रोल सो फार एज parts of speech are concerned. You have to be very alert. तो आपको क्या करेगा कि वर्ब में पेपर सेटर आपसे गलती करवाएगा और आप बहुत सारी किताब दादा चाचा पापा सब ला के दिए होंगे। बहुत सारे वर्ब्स की फॉर्म होती हैं जिसको आपने 5-6 पेज, ऐसी कोई किताब नहीं होगी जिसमें 5-6 पेज वर्ब्स न दिया गया हो, उसको हमको नहीं रटना है। करीब 20-25 जो कंफ्यूजिंग वर्ब्स होते हैं, सवाल वहां से आता है और उस पे अगर आप कमांड कर ले गए तो आप फिर वहां पे निकल गए, क्योंकि एक पेपर सेटर एक शिकारी के समान होता है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, शिकार करेगा। तो आपको ट्रैप में नहीं आना है, आपको कैसे ट्रैप से बाहर निकलना है। और टीचर का काम यह है कि जो कंफ्यूजिंग एरियाज होते हैं जहां से वर्ब्स के क्वेश्चन रेज करते हैं, पहले आप उसको आइडेंटिफाई करें, अपने स्टूडेंट्स को बताएं, उसको कॉन्सेप्चुअली ओके क्लियर करें, उस पर क्वेश्चन किया जाएगा। बहुत सारे जब क्वेश्चन करेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, तब एग्जाम में आपकी एरर की समस्या जो है एकदम न के बराबर रह जाती है। तो मैंने भी ये बात अपनी रखी आप लोगों के सामने कि वर्ब्स इतनी सारी चीजों को कवर करता है और इंग्लिश को आप आइसोलेशन में नहीं सीख सकते। अगर मैं ये कहूँ कि वर्ब पढ़ाऊंगा तो नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी टॉपिक पढ़िए एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। तो सॉरी, तो ये चीज जान लीजिए कि इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। जो वर्ब होता है, मैंने कहा था कि वर्ब क्या करता है कि 3 बातों को बताता है। वर्ब हमारी 3 बातों को बताता है। एक तो वर्ब क्या बताता है, एक्शन को बताता है। और दूसरी बात होती है वर्ब एक्शन के बाद स्टेट भी बताता है। और तीसरी बात हमारी निकल के आई थी कि पोजीशन। वर्ब का काम है 3 चीजों के बारे में बताता है। वर्ब सब्जेक्ट के एक्शन को बताएगा, वर्ब सब्जेक्ट के स्टेट को बताएगा और वर्ब जो है सब्जेक्ट के पोजीशन को बताएगा। मेरे बच्चे 3 बातों को ध्यान में रखिए। एक्शन भी बताएगा, स्टेट भी बताएगा और पोजीशन भी बताएगा। और इंग्लिश ग्रामर में ये भी जानिए कि 3 ही चीज का प्लूरल बनता है, चाहे नाउन या प्रोनाउन, दूसरा वर्ब, नाउन प्रोनाउन और वर्ब। यही 3 चीजें हैं जिनको आप इंग्लिश में उसका प्लूरल बनता है। बाकी इंग्लिश में किसी चीज का प्लूरल नहीं बनता है मेरे बच्चे। ये भी बात दिमाग में होनी चाहिए। इंग्लिश में किन किन चीजों का प्लूरल बनता है, चाहे नाउन का प्लूरल बनेगा, चाहे प्रोनाउन का बनेगा और चाहे यहाँ पे चाहे वर्ब का बनेगा। वर्ब का भी बनेगा सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर, नाउन सिंगुलर से प्लूरल, प्रोनाउन भी सिंगुलर से प्लूरल। तो बहुत बेसिक चीजों को हम लोगों को लेके चलना है। अब देखिए इसके साथ साथ ये देखिए मैंने कहा कि एक्शन, स्टेट और पोजीशन
तो वर्ब जो है एक्शन को भी बताएगा, डिनोट करेगा, स्टेट को और पोजीशन को। और मैंने बताया था कि एक्शन भी कितने तरह का होता है। ये देखिए मैंने दो बातों में ऐसे किया था। एक जो है एक्शन जो है दो चीजों का होता है, एक्शन भी और स्टेट। एक्शन में पहला मैंने बताया था कि जो एक्शन होगा वह डूइंग नेचर, एक्शन ऑफ डूइंग नेचर मैंने बताया था, एक्शन ऑफ अ डूइंग नेचर। और दूसरी बात मैंने बताया था कि एक्शन ऑफ अ हैपनिंग नेचर। एक्शन ऑफ डूइंग नेचर, वर्ब जब कोई एक्शन करेगा तो डूइंग नेचर कब होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट पे उसका प्रभाव पड़ेगा तो वह एक्शन ऑफ डूइंग नेचर। और एक्शन ऑफ हैपनिंग नेचर कब होगा, कि जब सब्जेक्ट का प्रभाव दूसरे पर न जाए, स्वयं उसी पे आ जाए, यानी सब्जेक्ट के द्वारा कभी कोई ऑब्जेक्ट प्रभावित न हो। जैसे ही इज ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, ही इज स्विमिंग, यानी वह काम आप स्वयं कर रहे हैं, आपका प्रभाव यानी वर्ब के एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे नहीं जा रहा है, खुद तक सीमित हो जा रहा है। जैसे मैं कहूं इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, तो यहां पर एक्शन आप क्या होगा, हैपनिंग नेचर है। और मैं अगर कहूं, देखिए एक्शन ऑफ डूइंग नेचर क्या है, अगर एक वाक्य ऐसे मैं कहूं, थोड़ा सा देखिएगा, अगर मैं कहूं कि he is buying a book, he is buying a book। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, बाइंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो वह क्या खरीद रहा है, बुक खरीद रहा है। जब भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का ज्ञान करना है, ऑब्जेक्ट या तो व्हाट से पता चलेगा या हुम से पता चलेगा। जब आप मेन वर्ब में क्वेश्चन करेंगे, हु से हमेशा सब्जेक्ट का पता करेगा। हु इज बाइंग, ही इज बाइंग। क्या खरीद रहा है, व्हाट इज ही बाइंग, किताब खरीद रहा है। तो व्हाट से जो है नॉन लिविंग थिंग, और हुम से क्या है, लिविंग थिंग जो है, उसी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। हुम से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और व्हाट से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब कि व्हाट, हुम, हुज, विच से आप हमेशा किसका ज्ञात करेंगे, चाहे नाउन ज्ञात करेंगे, चाहे नाउन फ्रेज का ज्ञान करेंगे, चाहे नाउन क्लास को जानेंगे। तो यह बराबर आपके दिमाग में इन शब्दों को रखना है कि मेन वर्ब से हम क्या ज्ञात करेंगे। अब देखिए ये एक्शन कुछ हो रहा है, ये वर्ब का एक्शन सब्जेक्ट से यह बुक पे आ रहा है, तो यह एक्शन ऑफ डूइंग नेचर का सब्जेक्ट हुआ। जैसे मैं कहूं किसी कुक्स द फूड, तो यहाँ कुक्स क्या है, सी काम, कुक क्या है, डूइंग नेचर का है, सी का प्रभाव कहाँ जा रहा है, फूड पे जा रहा है, तो एक्शन ऑफ डूइंग नेचर का यह वर्ब है। तो मैक्सिमम किताबों में लिखा है कि वर्ब को डूइंग वर्ड कहते हैं, एक्शन वर्ड कहते हैं। नहीं, मैं इससे ये नहीं कह रहा हूं कि गलत लिखा है, हाँ ठीक लिखा है, लेकिन मैं आपका थोड़ा सा और ज्ञानवर्धन कर दूं कि इसके आगे थोड़ा हमको सोचना है कि एक्शन तो वर्ब बताता ही बताता है, उसके साथ ही एक्शन में भी दो तरह के एक्शन बताता है। ये भी याद रखिएगा, एक डूइंग नेचर का एक्शन होता है और एक हैपनिंग नेचर का होता है। अगर हम कह दें कि इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, अब देखिए इस वाक्य में इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। अब यहां पे इज और रेनिंग
क्या कर रहा है, एक्शन दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसके साथ स्वयं हो रहा है, घटित हो रहा है। तो कहने का मतलब कि एक्शन की भी दो प्रवृत्ति होती है। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चर्चा को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, जहां तक रह गई कि स्टेट और पोजीशन। एक तो वर्ब एक्शन बताता है, और दूसरा मैं आपसे कह दूं कि वर्ब जो है स्टेट को भी बताता है। स्टेट क्या, स्टेट भी दो तरह की, स्टेट भी दो तरह की होती है। अगर हम कह दें कि स्टेट में स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, और दूसरी बात आती है स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग में किसी की सब्जेक्ट क्या है वर्ब बताएगा, और स्टेट ऑफ पोजीशन में बताएगा कि सब्जेक्ट के पास क्या है। जैसे हम कह दें, अगर मैं एक वाक्य ऐसे लिखूं कि he is intelligent, अब बता रहा है, देखिए इस वाक्य में यह क्या बता रहा है, he is intelligent। इस वाक्य में यह बताया जा रहा है कि वह क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो कहने का मतलब मेरे बच्चे, जब भी इज आवे, एम आए, आर आए, वाज आवे, वर आए और बीन आए, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि वाज, वर और बीन के बाद, इनके बाद हमेशा और हमेशा हमारा कॉम्प्लीमेंट जो है प्रयोग होता है। इनके बाद हमेशा क्या प्रयोग होता है, कॉम्प्लीमेंट। जब भी ये आएंगे, चाहे इज आए, चाहे एम आए, चाहे आर आए, चाहे वाज आए, चाहे वह आए, चाहे बीन आए, कहने का मतलब कि यह स्टेट को ही बताते हैं, स्थिति को बताते हैं। और अगर एक्शन वर्ब के साथ होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस ये लिख रहा हूं, जरा सा देखिएगा। अगर मैं यह कह दूं, he is playing फुटबॉल, he is playing फुटबॉल। अब देखिए, अगर मैं बहुत लोगों से अगर सवाल करूं तो इज का मतलब वो समझेंगे कि यह जो है मेन वर्ब है। तो यहां पे देखिए इज क्या है, यह हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग क्या है, यह मेन वर्ब है। यह प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है। तो यह इज कभी आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम कर सकता है, और कभी स्टेट वर्ब के, स्टेटिव वर्ब के रूप में काम कर सकता है, फिक्स्ड वर्ब के रूप में, अर्थात मेन वर्ब के रूप में काम कर सकता है जब वह अकेले रहेगा। और जब अकेले वाक्य में प्रयोग होगा तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, और कॉम्प्लीमेंट के बाद चाहे नाउन चाहे एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। यानी इज, एम, आर, वाज, वर, बीन का प्रयोग अकेले सेंटेंस में हो, कोई दूसरा वर्ब ना हो, तो उसके बाद आने वाला जो कॉम्प्लीमेंट होगा वह नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। ये बात आप समझिए। अगर मैं यह कह दूं, देखिए एक बात, कि हाउ आर
यू, एक वाक्य मैंने लिखा, और दूसरा वाक्य मैं यह कह दूं कि हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन। दो वाक्य है और दोनों क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है। मेरे बच्चे क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है। यह बीन शब्द है जो आर है, या आपका, यह तुरंत की स्थिति को बता रहा है, आपके उस मोमेंट की स्थिति। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, यह मोमेंट को बता रहा है, यह मोमेंट को बता रहा है। और यही बीन क्या कर रहा है? आपके ड्यूरेशन को बता रहा है, यह ड्यूरेशन को बता रहा है। कभी लोग पूछते हैं हाउ हैव यू बीन, जैसे अगर हम कहें कि ही हैज बीन अ गुड स्टूडेंट, इसका मतलब कि वह शुरू से लेकर अंत तक एक अच्छा विद्यार्थी रहा है, उसकी स्थिति को बता रहा है। तो बीन जो है ड्यूरेशन को बताता है, और इज एम आर जो है प्रेजेंट मोमेंट को बताते हैं। तो दो बातें हमारे सामने आई कि इज, एम, आर, वाज, वर और बीन जो है के बाद जो है कॉम्प्लीमेंट जब अकेले प्रयोग किए जाएंगे तो वह केवल और केवल स्टेट को ही व्यक्त करेगा, और जब अकेले प्रयोग होगा तो स्टेट को व्यक्त करेगा, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में चाहे नाउन आएगा चाहे एडजेक्टिव आएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा थोड़ा सा करेंगे कि वर्ब का मैंने एक्शन भी बता दिया, स्टेट भी बता दिया, और हम पोजीशन को बताएंगे कि वर्ब का पोजीशन कैसे होता है। पोजीशन, वर्ब ऑफ पोजीशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब ऑफ पोजीशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और यह समझिएगा कि वर्ब ऑफ पोजीशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और वर्ब ऑफ स्टेट के बाद हमेशा क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट आता है। ये भी दिमाग में रखना है हमको। वर्ब ऑफ स्टेट, जो वर्ब ऑफ स्टेट हैं उनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा जो पोजीशन होगा। पोजीशन माने क्या? रखना। जैसे मैं एक वाक्य रख रहा हूं और वर्ब ऑफ स्टेट होते हैं, जो स्टेटिव वर्ब होते हैं, जब अकेले उनके साथ कोई मेन वर्ब ना आए, खुद ही वह मेन वर्ब का काम करें, तो इस स्थिति में ये कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे या तो नाउन होगा और या तो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। यह बात समझिए, या कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा और या तो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। या नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। एक बात तय हो गई। अगर हम वर्ब ऑफ पोजीशन, जो पोजीशन माने रखना, जैसे हम यह एक सेंटेंस यह लिख रहे हैं कि आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, ब्यूटीफुल कार। अब देखिए यह हैव क्या कर रहा है? जब अकेले आएगा, हैज आवे, हैव आवे, हैड आए, जब इनका अकेले प्रयोग होगा तो यह वर्ब ऑफ पोजीशन का अधिकार रखते हैं, यानी कोई चीज रखते हैं। तो यहाँ पे हैव क्या है? यही यह वर्ब ऑफ पोजीशन है, यह वर्ब ऑफ पोजीशन है। अगर मैं दूसरा वाक्य लिखूं कि आई हैव बॉट
I have bought a beautiful car. Beautiful car. तो मेरे बच्चे देखिए यहां पर यही वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और यही बॉट जो है V3 है, तो यह हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब कि जब यह हेल्पिंग वर्ब होगा तो वर्ब ऑफ पोजीशन नहीं होगा, बल्कि वह एक्शन वर्ब की को मदद करेगा। तो अंग्रेजी में आपको यह अलर्ट होने की जरूरत है कि एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच, कहीं वह वर्ब ऑफ पोजीशन हो सकते हैं, वही वर्ब कहीं वर्ब ऑफ एक्शन हो सकते हैं। तो इन चीजों को हमको थोड़ी सी बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा और एक बात समझ लेनी है कि वर्ब तीन ही काम करता है, चाहे एक्शन करे, चाहे स्टेट करे, चाहे पोजीशन करे। थोड़ा सा उसको भी और अगर फोड़ेंगे तो एक्शन दो तरह का होता है, एक्शन ऑफ डूइंग नेचर और एक्शन ऑफ ए हैपनिंग नेचर। और स्टेट की बात करें तो स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ बीइंग के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है और स्टेट ऑफ पोजीशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अब हम थोड़ा सा वर्ब का जो क्लासिफिकेशन किए थे हम लोग कि वर्ब को हमको किस तरह से थोड़ा सा देखना है। वर्ब का जब मैंने क्लासिफिकेशन किया था तो वर्ब का मैंने यह बताया था कि एक हमारा मेन वर्ब होता है, इससे बड़े ही सवाल एग्जाम में आते हैं। और आपने कोई भी आप ग्रामर की किताब ले लीजिए तो बहुत सारे मेन वर्ब के 5 रूप दिए हुए हैं और आप रटते भी हैं, लेकिन उस रटने से काम नहीं चलेगा। पेपर सेटर कहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं, कैसे आपको उलझाया जाता है, फंसाया जाता है, उस पर हम चर्चा रखेंगे। तो आज हमने बताया था कि मेन वर्ब एक नॉन फाइनाइट वर्ब बताया था दूसरा, और तीसरा बताया था हमने नॉन फाइनाइट के बाद हमने तीसरा जो बताया था आपको ऑक्सिलरी वर्ब बताया था। और इन दोनों पे चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, यह जो दो प्रकार हैं इस पे हमारी चर्चा नहीं होगी। आज हम मेन वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे कि मेन वर्ब का फंक्शन कैसे होता है, मेन वर्ब को सेंटेंस में हम कैसे पिरोते हैं, और यही मेन वर्ब के जितने 5 भाग हैं इनका मल्टीपल रोल होता है। वह एक फॉर्म जो है उसका निर्धारित होता है कि यह कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आइए हम बातों को लेके चलते हैं। तो जो मेन वर्ब है, यह मेन वर्ब जो है मेरे बच्चे, इस मेन वर्ब का अभी हम पहला भाग यह डिस्कस कर चल रहे हैं कि V1 फॉर्म क्या होता है। केवल और केवल इस मेन वर्ब का हम जो है यह V1 फॉर्म चल रहे हैं डिस्कस करने। यह V1 फॉर्म क्या होता है। पहली बात एक चीज जानिए कि जो मेन वर्ब का V1 फॉर्म होता है, जो मेन वर्ब का V1 फॉर्म होता है वह हमेशा हमेशा प्लूरल में होता है। वह हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। और जब सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तभी वह उस फॉर्म में रहेगा। कहने का मतलब कि आई, वी, यू, दे और नाउन जो प्लूरल होगा, जो प्लूरल होगा उसके साथ जो है आप इस V1 का प्रयोग करेंगे। इस किसका प्रयोग करेंगे, V1 फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यानी आई के साथ भी V1 कर सकते हैं, वी के साथ V1 कर सकते हैं, यू के साथ V1 कर सकते हैं, दे के साथ V1 कर सकते हैं। और जो प्लूरल नाउन हो
उसके साथ ही केवल और केवल V1 होता है। अर्थात यह अपने फॉर्म में हमेशा क्या होता है, यह हमेशा अपने फॉर्म में, यह हमेशा अपने फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में होता है। और जैसे अगर एक वाक्य में यह लिखूं कि आई राइट अ बुक, आई राइट अ बुक, आई राइट अ बुक। अब यहां पे देखिए कि आई क्या है, आई देखिए प्लूरल, आई ही एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा सब्जेक्ट है कि है तो सिंगुलर, लेकिन इसके साथ वर्ब जो है सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कहने का मतलब कि आई के साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन एज अ सब्जेक्ट वह सिंगुलर माना जाए, तो आई के साथ प्लूरल हम करते हैं। जैसे यू हमने लिखा, यू, अगर हम कहें कि यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, तो देखिए यहां पर प्ले क्या है, यू भी प्लूरल है और प्ले क्या है, यू देखिए यहां प्लूरल है, तो प्ले का पहला वर्ब का अगर हम प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, तो प्ले को तुरंत कर दिया गया। कहने का मतलब कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मेन वर्ब के पहले फॉर्म को, V1 फॉर्म को ज्यों का त्यों हम रख लेते हैं, तो V1 का यह रोल हुआ। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो V1 फॉर्म है वह हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो इसीलिए उसको ज्यों का त्यों रख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को यह नहीं पता चलता है कि ही प्ले करें कि ही प्लेज करें, क्योंकि भाई ही सिंगुलर है, तो वर्ब में जब यस या ईएस लगता है। एक बात और आप जानिए मेरे बच्चे कि जब वर्ब में आपका यस या ईएस लगता है, जब वर्ब में यस अथवा ईएस का प्रयोग करेंगे, वर्ब में यस अथवा ईएस का प्रयोग करेंगे तो वर्ब क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। अगर यही वर्ब में, अगर नाउन में, यह भी जानिए अगर नाउन में यस अथवा ईएस का प्रयोग करते हैं तो यही नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, यही नाउन प्लूरल बन जाता है। तो कहने का मतलब आपको थोड़ा सा यह जानना पड़ेगा कि वर्ब जब भी यस या ईएस लेगा तो सिंगुलर होगा, और नाउन जब भी यस या ईएस लेगा तो वह प्लूरल बनेगा। अब आइए, यह वर्ब का पहला फंक्शन रहा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्लूरल फॉर्म होता है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं मेन वर्ब के हम अब हम मेन वर्ब का जो मेन वर्ब का हमारा दूसरा V2 फॉर्म जो होता है, यह हमारा पास्ट फॉर्म होता है, यह पास्ट फॉर्म होता है। कहने का मतलब कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर एक वाक्य में कहूं कि ही bought a pen, अगर मैं यहां ही के बदले अगर दे भी करूं तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है,
तो V2 फॉर्म जो है अपने सब्जेक्ट के द्वारा नहीं परिवर्तित होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, V2 फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप V2 फॉर्म पास्ट की चीजों को बताने के लिए किया जाता है, वह अपने सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है। अब हम चर्चा V3 की करते हैं, उसके फंक्शन को समझिए। अब चर्चा हम लेके आते हैं कि हमारा V3 फॉर्म क्या होता है। जो V3 फॉर्म होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। जो वर्ब का V3 फॉर्म होता है यह दो तरह से फंक्शन, तीन तरह से करता है V3। एक तो यह इसका प्रयोग परफेक्ट टेंस में करते हैं, इसका प्रयोग हम परफेक्ट टेंस में करते हैं, इसका प्रयोग हम वॉइस में करते हैं, और तीसरा प्रयोग इसका हम एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। यह तीन तरह से आप V3 फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। या तो आप पैसिव वॉइस में करेंगे, वॉइस मतलब पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में आप V3 का प्रयोग करते हैं, परफेक्ट टेंस में करते हैं। परफेक्ट टेंस में चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, जैसे ही हैज रिटन ए बुक, ही हैड रिटन ए बुक, ही विल हैव रिटन ए बुक, तो आप परफेक्ट टेंस में ही V3 का प्रयोग करते हैं। और वॉइस में भी V3 का प्रयोग होता है। A book was stolen by him. She was murdered in a broad daylight. तो देखिए murdered, जैसे हम कहें कि he has stolen my books। अब देखिए हैज क्या है, स्टोलन, यह परफेक्ट टेंस को बता रहा है। अगर इसी हैज को हटा के अगर यह हैड हम कर दें तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो एक चीज और हम लोग को समझ मिली कि हमारे जो हेल्पिंग, यह स्टोलन क्या है, ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, स्टोलन क्या है, मेन वर्ब है, और माई बुक्स क्या है, यही आपका नाउन फ्रेज है। मैंने बताया है कि जब भी माई, हिज, हर, योर, देयर, इट्स के बाद जब कोई नाउन आए तो वह दोनों शब्द मिलके नाउन फ्रेज का काम करते हैं मेरे बच्चे। और नाउन फ्रेज कुछ शब्दों के समूह के मिलन को ही नाउन फ्रेज कहा जाता है। तो यह नाउन फ्रेज है। अगर आप इस तरह से एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना सीख गए तो आप फिर रूल्स का एप्लीकेशन आप परीक्षा में जब जाएंगे तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लास को लेके जो बेसिक क्लास चल रही है उसके आधार पे आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व करके चुटकियों में चले आए। तो इतना जानिए कि जो V3 है वह परफेक्ट में भी प्रयोग होता है, एडजेक्टिव का भी रोल अदा करता है, और उसका हम प्रयोग जो है पैसिव वॉइस में भी करते हैं। अब क्वेश्चन यह उठता है कि जो V3 है वह एडजेक्टिव का रोल कैसे अदा करता है। जो किसी भी सेंटेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वह टाइम को निर्धारित करता है और टेंस को भी निर्धारित करता है, एग्जैक्ट समय बताएगा। जैसे हैज के जगह जैसे ही हैज रिटन ए बुक, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, उसने किताब लिख चुका है, लिख लिया है। ही हैड रिटन ए बुक, देखिए मैंने केवल हैज के जगह क्या किया, हैड किया। रिटन जब कहते हुए तो रिटन तो मेन वर्ब है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने से ही
टेंस चेंज हो जाता है तो हेल्पिंग वर्ब से मेरे बच्चे टेंस निर्धारित होता है, और टेंस से क्या निर्धारित होता है? टाइम निर्धारित होता है। एक बात ये समझ लीजिए। अब जो V3 फॉर्म है, या हम यह जान गए कि यह इसका परफेक्ट टेंस में भी हम प्रयोग करते हैं, पैसिव वॉइस में भी प्रयोग करते हैं, और तीसरा हमने यह समझने की कोशिश किया कि यह एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और मैं कुछ क्वेश्चंस को रख रहा हूं, जरा सा आप देखिएगा कि कैसे यह एडजेक्टिव का रोल अदा करता है। जैसे अगर हम कहें कि he has broken this window, एक वाक्य लिखा। अगर हम कहें कि there is a broken window, there is a broken window in this room, अब बात आती है कि यह ब्रोकन, देखिए यहां पे ही क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हो गया, यह हमारा ही क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, यह सब्जेक्ट हो गया। यही हैज क्या हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और यही ब्रोकन क्या हो गया, हमारा मेन वर्ब हो गया। तो कहने का मतलब कि यही ब्रोकन देखिए यहाँ पे वर्ब 3 का काम कर रहा है, यानी मेन वर्ब का काम कर रहा है। और यहां पर देयर इज ए ब्रोकन विंडो, यह देखिए यह ब्रोकन जो है विंडो नाउन के पहले आया है, और नाउन को जो मॉडिफाई करेगा, क्वालिफाई करेगा, वह एडजेक्टिव है मेरे बच्चे। तो यह भी समझिए कि यही वर्ब का तीसरा फॉर्म जो है, यह पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। वर्ब का मेन वर्ब के तीसरे फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और यह एडजेक्टिव भी का काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। और इसका प्रयोग परफेक्ट, यह जो मेन वर्ब है यहां पर यह देखिए कि मेन वर्ब जो है एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। अब यह कैसे एडजेक्टिव का काम किया, देखिए यह है ब्रोकन, यह एडजेक्टिव का है काम। अब क्या करेगा कि पेपर सेटर आपको सवाल कैसे डालेगा, जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, जरा सा देखिएगा। जैसे जैसे अगर मैं कहूं आई हैव लर्नड या लर्नड, दिस पोएम, आई हैव लर्नड और लर्न, इसको मैं एवी के माध्यम से कह, दिस पोएम, एक वाक्य। अगर हम कहें कि he has proved या proven this theorem,
ही हैज प्रूव्ड। अब इसको भी ए और बी के माध्यम से कर लें और अपने कमेंट बॉक्स में आप टिक भी लगा के हमको भेजिएगा कि आप कहां तक सोच रहे हैं। तीसरा वाक्य अगर मैं कहूं कि ही इज अ लर्न्ड या लर्नेड, यह वाक्य मैंने लिखा। और चौथा वाक्य मैं लिखूं कि दिस इज अ प्रूवन या प्रूव्ड फैक्ट। ये 4 वाक्य मैंने आपके सामने लिखा है। अब यहां पे देखिए कि आई हैव लर्न्ड या लर्न दिस पोयम, इन सब चीजों को थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। यही देखिए लर्नड जो है यह जो है और लर्नेड जो है, तो एक चीज यह देखिए कि लर्नड होगा तो एक कंफ्यूजिंग जो वर्ब, जो कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर्स होते हैं उसका रूप देखिए यह होता है लर्नड, लर्न, लर्नड, लर्नड और लर्नेड। जो लर्नेड होता है यह एडजेक्टिव के लिए प्रयोग किया जाता है और यह V3 होता है। तो कहने का मतलब कि कुछ वर्ब्स एडजेक्टिव के रूप में यह प्रयोग किए जाते हैं, यह नहीं किए जाते हैं। अगर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे तो लर्न नहीं लर्नेड का प्रयोग होगा, और वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो देखिए यह हाई हैव है और हैव क्या है, और यह हैव क्या है, यह देखिए कि हैव यहाँ पे जो है यह हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद यह देखिए लर्न, यह वर्ब के रूप में, तो लर्नेड नहीं आएगा। दूसरा ये वाक्य देखिए कि ही हैज प्रूव्ड दिस थ्योरम, तो प्रूव्ड वर्ब के रूप में तो ठीक है, V3 या हेल्पिंग वर्ब है तो यह ठीक है और यह गलत है। लेकिन इसी प्रूवेन, तो प्रूवेन का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव में, तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका V3 दो होता है, एक V3 लर्न और एक लर्नेड, एक प्रूव्ड एक प्रूवेन। अब देखिए यहां तीसरा वाक्य, ही इज अ लर्न्ड पर्सन या लर्नेड पर्सन, यह लर्नेड हो जाएगा क्योंकि मैन है और मैन की विशेषता एक नाउन की विशेषता को कौन बताएगा, एक नाउन की विशेषता को एडजेक्टिव बताएगा। यह ए जो है इस नाउन के लिए आता है और यह बीच में एडजेक्टिव है। तो यहां देखिए लर्नेड मैन सही है, लर्न गलत है। तो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके V3 फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, उनको हमको जानना पड़ेगा। दिस इज ए प्रूवन फैक्ट या प्रूव्ड फैक्ट। मैंने बताया कि प्रूव, अगर मैं इधर थोड़ा सा रब करूंगा, अगर देखिए कि प्रूव, प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड, और यह V1 हुआ, यह V2, यह V3, और प्रूवन जो है, यह प्रूवन जो है एडजेक्टिव का काम करता है, यानी इसको आप एडजेक्टिव नहीं बना सकते, यह एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा। यह जब भी करेगा किसका काम करेगा, V3 का काम करेगा। तो यहां पर देखिए कि दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, यह सही है और यह गलत है मेरे बच्चे। तो एरर इस तरह से डाला जाता है आपको। तो मेन वर्ब जो है, यह समझिए कि मेन वर्ब जो है, जब एडजेक्टिव, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं
कि जहां पे उनके एडजेक्टिव्स के फॉर्म अलग होते हैं। जैसे एक सवाल फिर मैं लिख रहा हूं, जरा से देखिएगा। सवाल आपको किस तरह से मिल सकते हैं एग्जाम में, यह हमारा कॉन्सेप्ट यह है। और ये वर्ब के फंक्शन को, उसके रोल जितने हैं सारे इसके फंक्शन हैं। हम तो केवल रट लिए हैं बचपन से स्कूल लेवल पे, लेकिन उसके फंक्शन को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। अगर हम दो वाक्य ऐसे लिखें, अगर पहला वाक्य हम लिखें द शिप हैज sunken, the ship has sunken, और दूसरा वाक्य मैं लिखूं I saw a sunk ship in the sea। एक वाक्य मैं ऐसे कर दूं, दो वाक्य मैंने लिखा। The ship has sunken और I saw a sunk ship in the sea। दो वाक्य है मेरे बच्चे, और आपको यह समझना पड़ेगा कि सिंक का क्या रूल होता है। देखिए अगर मैं यह कहूं सिंक सिंक सैंक संक और संकिन, सिंक सैंक संक संकिन। अब यहां पर देखिए कि दिस शिप हैज संकिन, तो क्या होगा? संकिन नहीं, यह संकिन जो है एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा। यह एडजेक्टिव के रूप में होगा तो दिस शिप हैज संक हो जाएगा, यह संक हो जाएगा। और आई सा असंक शिप नहीं, संकेन, यह संकेन हो जाएगा, क्योंकि सिंक V3 होता है और संकेन क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो आपको इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए मेन वर्ब जो है आपको कई तरह से आपको उलझा के रखते हैं, और अगर आप उस उलझन में पड़ गए। एक सवाल फिर मैं रख रहा हूं, एक सवाल और मैं रख रहा हूं, देखिएगा। अब जैसे कहूं कि मैं पहला सवाल ये रख रहा हूं कि ऑल द मेंबर्स raised from their seats in order to all the members raised from their seat to welcome the newly appointed all the members raised
from their seats to welcome the newly appointed chairman. यह वाक्य हो गया और ऐसे कर देगा, बड़ा बड़ा वाक्य कर देगा। यहां ए पार्ट बी करेगा, पार्ट सी कर देगा और पार्ट डी कर देगा। नो एरर। गलती कहां है इसमें? देखिए, ऑल द मेंबर्स रेज्ड नहीं। देखिए, दो फॉर्म होते हैं, एक होता है राइस, रोज, राइजन। इस राइज माने उठना, बढ़ना, उगना, यह अर्थ होता है। इस राइज का अर्थ होता है। और रेज माने होता है उठाना, RAISE, रेज, रेज्ड, रेज्ड। तो यह इंट्रांजिटिव होता है, अभी बाद में हम चर्चा करेंगे। पहले यह देखिए, राइज यानी यह अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। तो यहां पर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑल द मेंबर्स रेज, यह ऑब्जेक्ट लेगा। यह रेज के बाद फ्रॉम है, प्रीपोजिशन है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब कि रेज नहीं, रोज, उठे, यह सही है। और ये ऑल द मेंबर्स रोज फ्रॉम देयर सीट टू वेलकम द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन। इस तरह से सवाल आ सकते हैं आपको। तो आपको यह फॉर्म्स जो है याद रखनी पड़ेंगी कि राइज माने उठना, बढ़ना, प्रगत करना। प्राइस सबकी राइज, पेट्रोलियम प्राइसेस आर राइजिंग, बढ़ रही हैं। द सन इज राइजिंग, उग रहा है। जो चीज स्वतः और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, लेकिन रेज के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है मेरे बच्चे। जैसे हम कहें कि ही रेज्ड अ क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट, तो यहां पर क्या होगा, रेज्ड अ क्वेश्चन। देखिए, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो कहने का मतलब कि रेज अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, और जब ऑब्जेक्ट लेगा तो वह ट्रांजिटिव वर्ब की श्रेणी में रख दिया गया है। और राइज क्या रख दिया गया है, इंट्रांजिटिव की श्रेणी में रख दिया। तो आपको क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, यह देखिए, फिर मैं रख रहा हूं, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और हमारा जो अगला जो लेक्चर होगा वह हमारे इसी तरह से, जो आपके वर्ब्स में यहां रख रहा हूं, इसी तरह के 20-25 जो वर्ब्स हैं कंफ्यूजिंग, जिससे मेन वर्ब में सवाल आते हैं, उसको आपको करना पड़ेगा। किताबों में तो 10 पेज लिखे हैं जो सामान्य वर्ब्स की श्रेणी है, जिसको आप पढ़ लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और इसी पे मैं अपना वीडियो भी अंत करूंगा। जैसे देखिए, अगर क्वेश्चन हो जाएगा, द मैन hanged his coat outside before entering the office। यह सवाल आ गया, ऐसे पूछ देगा सवाल। द मैन हैंग्ड हिज कोट, अब ऐसे कर देगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और कर देगा पार्ट डी। नो एरर। अब आपको जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि आप इस हैंग्ड को देखेंगे, इस हैंग्ड को। और इस हैंग का देखिए दो रूप होता है, एक होता है हैंग, हैंग्ड, और तीसरा होता है हैंग्ड।
हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड माने जिसको फांसी पे लटकाना। पहले हैंग किया जाता था लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें होने लगी, तो जजेस अपने वर्डिक्ट में फैसले में कहते हैं कि टिल डेथ, किसी को लटकाया जाए मृत्यु तक। तो हैंग माने फांसी पे लटकाना, और एक होता है हैंग, हंग, हंग, HUNG, यह दो फॉर्म इसका चलता है। और कोई आदमी जो है अपना कोट जो है यह फांसी पे नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, हैंग्ड गलत है, हंग सही है। तो कहने का मतलब द मैन हंग हिज कोट आउटसाइड बिफोर एंटरिंग द ऑफिस। तो कहने का मतलब कि सवाल बहुत जगह से आएगा, और हमारा अगला वीडियो होगा कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर्स, जिसपे हम बहुत सारे वर्ब्स आपको पहले क्लियर करेंगे, जैसे लाई, लाइट, लाइट, लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेट। तो बहुत सारे कंफ्यूजिंग आपको मैं सारे पेयर्स लिखूंगा, उस पर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, तब जाके हमारी थोड़ी सी चीज़ें जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगी, और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए हम तैयार होंगे कि अपने क्वेश्चंस को कैसे हम करेंगे और गलतियों से बचेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।